करें चलो। ऑनलाइन वाले भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। कहाँ थे कल? हो गए थे बाबू जी? नहीं हुए थे? उपनाम चल रहे थे। उपनाम तो हो गए थे ना, सारी बातें हो ही गई थी। किसके अवतार है बाबू जी? लक्ष्मण के। और कौन सी जाति सबसे ज्यादा मानती है? और कौन कौन सी जातियां मानती है? कौन सी मानती है रे? और रेबारी, चारण, राठौड़, मेहर, मुस्लिम, नायक, भील, थोरी। मुख्य आराध्य किसके हैं? रेबारियों के। ऊंटों का देवता कहते हैं बाबू जी को। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले भी कौन ही थे? बाबू जी थे। कब लाए थे? भतीजी को डायजी में देने के लिए लाए थे ना। ऊंटों की कौन सी बीमारी ठीक करते हैं? और इंसानों की? प्लेग। रूपा रेगुलर कैसे आती है? कल आ गई आज आ गई, इसको रेगुलर नहीं कहते क्या? रेगुलर ही तो है। हाँ तो ये कॉल और कांटेक्ट आप खुद ही करो, यहाँ से सब ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी कि गायों की रक्षा करी थी। किसकी गायों की रक्षा करी थी? देवल भाई चारण। और कहां पर युद्ध लड़ा था? किससे युद्ध लड़ा था? जिंद्राव खींची से। और किस शादी करने के लिए गए थे? कहां पर था ससुराल? और जन्म कहां पर हुआ था? आसिया मौड़ जी के अकॉर्डिंग कहां हुआ था जन्म? खारी खाबड़ में हुआ था। मनोत नैन्सी और आसिया मौड़ जी। चलो इतनी बातें तो हो ही गई। बाबू जी के गुरु जी का क्या नाम था? और घोड़ी का? किसने दी थी वो घोड़ी? देवल भाई चारण ने। और बाबू जी ने उनको क्या दिया था? गायों की रक्षा का वचन। वैसे तो देखो हर गांव में बाबू जी का मंदिर मिलेगा, लेकिन मुख्य जो मंदिर है बाबू जी का कोलू गांव में है। कोलू गांव में है, फलोदी का कोलू गांव। इस कोलू गांव में मंदिर है। मंदिर को मठ कहते हैं, इसलिए इस गांव को वर्तमान में क्या कहते हैं? कोलू मठ। और जिला कौन सा है? फलोदी है। यहाँ पर बाबू जी का जो पुजारी होता है वो राठौड़ राजपूत होता है। और बाबू जी का यहाँ पर जो मेला लगता है वो चैत्र महीने की अमावस को लगता है। बर्थडे है बाबू जी का, चैत्र अमावस्या, इस दिन मेला लगता है। और इस चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ पर एक डांस किया जाता है, मेले में एक नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। तो मैं कहते बाबू जी की आराधना में कौन सा डांस होता है? तो थाली। लिखो। बाबू जी का जो प्रतीक होता है वो भालाधारी अश्वारोही योद्धा। कल एक नाम बताया था ना, भालाड़ो। प्रतीक चिन्ह भालाधारी अश्वारोही योद्धा। लिख लिया? बाबू जी से जुड़े हुए कुछ ग्रंथ है, साहित्यिक रचनाएं हैं।
साहित्य ग्रंथ। सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है पाबू प्रकाश, पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरी वात, और भी कई है, इतने याद रख लो तो भी बहुत। पाबू प्रकाश लिखा आसिया मोड़ जी ने। पाबूजीरा दूहा लिखा लगराज ने। सोठा रामनाथ कविया ने। छंद लिखा बिट्ठू मेहा ने। पाबूजीरी बात लिखी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। कोमल प्रतीक का मतलब है, अब ये मूर्तियां और भव्य मंदिर, आज संसाधन ज्यादा है तो अपन कैसा भी बड़ा मंदिर बना ले। पुराने टाइम में क्या होता था कि भाटा रख दिया, भाटे में ही अपने भैरू जी है, वही माता जी है, वही पाबू जी है, वही तेजा जी है। भाटे पर भाला लिए हुए कोई योद्धा की वो एक आकृति बना दी तो वो मतलब कौन है? पाबू जी है। तलवारधारी योद्धा की आकृति बना दी तो वो तेजा जी है। सांप बना दिया तो वो गोगा जी है। ये इधर किताबों के नाम है, सामने इन किताबों को लिखने वाले हैं। ये आसिया, कविया, बिट्ठू, ये सब चारण जाति के गोत्र हैं। इतिहास में अधिकतर जो ग्रंथ है वो आपके चारण जाति के द्वारा लिखे गए, चारण कवियों ने लिखे हैं। तो अगर ऑप्शन में चारण मोड़ जी आ जाए तो भी बात एक ही है। वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब, ज्यादा बार पूछे जाने वाली है। या मेहा आदमी का नाम है, बिठू उसका गोत्र है। मोड़ जी आदमी का नाम है, आशिया उसका गोत्र है। लगराज आदमी का नाम है, इसने किताब लिखी पाबूजीरा दुहा। हो गया। अब क्या है कि या तो डायरेक्ट पूछ ले कि पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने करी, तो आपको आसिया मोड़ जी बता देना है। या चार किताबें दे दे, सामने लेखक दे दे, सुमिलित करवाए तो आपको वहां पर सुमिलित कर देना है। तो ये अपने पाबूजी से जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो पांच पीरों में से एक जो पीर है पाबूजी राठौड़, वो अपने कंप्लीट हुए। गायों की रक्षा करी, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए, और अपने अगर सर्रार ठीक करते हैं तो अपन इनको मानते हैं। अगले देवता लगाओ अपने झरडा जी।
बूढ़ो जी कौन थे? पाबू जी के बड़े भाई। उन बूढ़ो जी का पुत्र था जरडा जी। फूट रहे थे बहुत ज्यादा, इसलिए इनको कहते हैं रूपनाथ जी। इन्होंने क्या किया, वे पाबू जी किसके खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जिंदराव खींची। तो इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता, अपने चाचा की हत्या का बदला लिया था। जो काम पाबूजी नहीं कर पाए वो काम किसने किया था? जरडा जी ने। जिंदराव खींची को पाबूजी ने नहीं मारा था, इन्होंने मार दिया। मारवाड़ में कहावत प्रसिद्ध है कि जरडो पाबू हूं करडो। पाबूजी से ज्यादा खतरनाक कौन था? जरडा जी। तो जब अब तो भानु राठौड़ आ गया एग्जाम में तो अच्छी बात है ना, तो इसको तो बार बार कमेंट कर रहा है। अब एग्जाम में तो अगर यहाँ अपनी उंगलियों को काबू में नहीं रखेगा, कमेंट करता रहेगा, तो तेरे एग्जाम में जो प्रश्न आएगा तो वो सही नहीं होगा, गलत होगा। अब कब से एक ही कमेंट कर रहा है कि सर पंचवीर का प्रश्न कल पटवारी में आया था। अब पता है मेरे को, ऐसे ही आते रहते हैं प्रश्न। तुम्हें अपने एग्जाम का ध्यान देना है, पीवाई क्यू देखते रहना है। सर इतना शॉर्ट में मत लिखाऊं, तो इसमें क्या लिखाऊं? ऐसे लिखाऊं कि जरडा जी, इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। यह पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम केसर कुंवर था और ये रिश्ते में पाबू जी के भतीजे लगते थे। ऐसे लिखवाना है क्या? है ना? तो कमेंट आपकी सुविधा के लिए, कोई डाउट वाउट हो तो पूछने के लिए। ऐसे सारा दिन कमेंट करोगे तो फिर किसी का इम्पोर्टेंट कमेंट होता है वही छिप जाता है, फिर वो देखा नहीं जाता। ज्यादा कष्ट क्यों देना, इधर ध्यान दो आप। तो जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से लिखवाया जाता है वैसे ही है। वो छोटी क्लासों की तरह ये कोई लेख नहीं है। गाय पर लेख लिखो, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आंखें होती है, पैर होते हैं, हाथ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? कौन से लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं? जरडा जी। इन्हीं का दूसरा नाम रूपनाथ जी है। पिताजी का क्या नाम था? बूढ़ो जी। माता का क्या नाम था? और पापू जी के क्या लगते थे? भतीजे। वो इतनी जानकारी रखनी है। वो हाँ है और इनकेर उनकेर, वो सहायक क्रियाएं आपके एग्जाम में कहीं नहीं आएगी। तो सहायक क्रिया करके पेज थोड़ी बढ़ने हैं आपको। और किसी एग्जाम में 100 शब्द में लेख लिखना हो ना, तो लेख लिखने के काम आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना मैटर कम होगा उतनी देर उतना ही रिवीजन आप ज्यादा कर पाओगे। एग्जाम के क्वेश्चन सही करने के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही लिखवाता हूँ, ऐसे ही लिखवाता हूँ मैं। और सही क्रिया आप खुद लगा सकते हो उसमें। इनके पिताजी का नाम ये था और वो था। बात तो वही रहने वाली है कि वो 4 लाइन और लिखवाऊंगा तो भी पिताजी कौन ही रहेंगे? बूढ़ो जी। जो जहड़ा जी है, इनकी माता का नाम था केसर कुंवर। इनका पियर था गुजरात में एक जगह गिरनार, गिरनार में थी। जब पाबू जी बूढ़ो जी वीरगति को प्राप्त हुए तो पाबू जी की पत्नी फूलमदेव सती हो गई और बूढ़ो जी की जो पत्नी है केसर कुंवर, उनको भी सती होना था। आगे अपन सती प्रथा पढ़ेंगे। सती प्रथा का रूल होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती है ना वो सती नहीं होती। गर्भवती महिलाएं सती नहीं हो सकती। ये 6-7 माह का गर्भ था जरडा जी, तो उनको सती होना था, तो उन्होंने अपने पेट से उनको चीर कर झाड़ कर अलग किया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? जरडा। और फूट रहे थे इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? रूपनाथ। ननियाल में पालन पोषण हुआ और जब ये 10-12 साल के हुए, इन्हें पता चला, भाई माता जी ने कहा कि ऐसे ऐसे बताना कि कैसे बाबू जी बूढ़ो जी गायों की रक्षा करते वीरगति को प्राप्त हो गए, बदला लेना आपको। तो जरडा जी वहां से आते हैं और जाइल आ जाते हैं। जाइल की जो धरती है उसको श्राप मिल गया था कि बाबू जी जैसे जो गोरक्षक है, गो भक्त है, उनका कोई हत्या करी थी जिंदराव ने। कि जाइल के कुओं का पानी सूख गया सारे के सारे, अकाल पड़ता रहा। जिंदराव ने कहा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करवा सकता हूँ।
तो पंडितों ने, पुजारियों ने कहा कि भाई कुछ ही करवा दे, बाबूजी के वंश का आदमी जब इस धरती पर कदम रखेगा तभी यहाँ पर बारिश होगी, तब तक नहीं होगी। उसने कहा मैंने सबको मार ही दिया, बाबूजी के तो वंश का, बूढ़ो जी का तो कोई बचा ही नहीं है, तो अकाल ही पड़ते रहेंगे। और जो उनकी पत्नी है, बाबूजी की बहन है, उनसे रूठ गई। जरडा जी वहां बदला लेने के जब आए तो वहां पर जाहिल के बाग बगीचे हरे हो गए। अब जिंदराव तो इतने 10 सालों में भूल गया, लेकिन पेमदे को बात याद थी। तो पेमदे वहां जहां पर जरडा जी रुके हुए थे उस बगीचे में पहुंची। वहां उन्होंने देखा जरडा जी सो रहे थे, एकदम शकल बाबू जी से मिल रही थी। इंट्रोडक्शन हुआ, पूछा कि भाई कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं तो बूढ़ो जी का बेटा हूँ और बाबू जी का भतीजा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बुआ हूँ। तो पूछा वे भतीजे कैसे आना हुआ? वह बुआ जी मैं तो आपको विधवा करने के लिए आया हूँ। विधवा करने आए थे? किसको मारने के लिए आए थे? जिंदराव को। तो जिंदराव खिंची को उस दिन से नफरत कर रही थी भाई पेमदे, तो जिस दिन से बाबूजी की हत्या उसने करी। तो बुआ जी ने कहा कि मैं तो भाई विधवा होना ही चाहती हूँ। तो उन पेमदे के सहयोग से जरडा जी ने किसकी हत्या कर दी? जिंदराव की। जब जिंदराव की सेना उनके पीछे हुई तो जरडा जी वहां से आगे चले गए, बाड़मेर, शिम्बुदड़ा। फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई तो बाद में वो हिमाचल की तरफ चले गए, हिमालय की तरफ, उत्तर भारत की तरफ। हिमाचल में वो तपस्या जब करते थे, हिमालय के आसपास, हिमाचल प्रदेश के आसपास छोटे बच्चों को कहा जाता है बालक। बालक कहते हैं। तो वो तपस्या करते थे, बालक तपस्या कर रहा है, बालक तपस्या कर रहा है, तो वहां इनका नाम क्या हो गया? बालकनाथ। तो अपना राजस्थान का वो लोक देवता जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, वो कौन है? जरडा जी। तो 3 बातें ध्यान रखनी। एक तो बाबू जी के क्या थे? भतीजे थे। जिंदराव खिंची को किसने मारा था? जरडा जी ने। और हिमाचल में किस रूप में पूजते हैं? बालकनाथ के रूप में। ठीक है। मंदिर एक तो कोलुमंड में बना हुआ है और एक शिम्बुदड़ा नाम का मंदिर है नोखा के पास पे, वहां पर बना हुआ है। लिख लो 2 बातें। गर्भवती बच्चियां सभी, मतलब क्या कहना चाह रहे हो कोमल भाई? लिखो, इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर, इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर जिंदराव खिंची को मारकर बाबूजी व बूढ़ो जी की हत्या का बदला लिया। सारे तो कितने हैं कि क्या पता। लेकिन मैं जितने पढ़ाऊं उतने तो पढ़ने ही है। अपने तो गांव गांव ढाणी ढाणी देवता ही देवता है, योद्धा ही योद्धा है। जैसे कर्नल टोड ने कहा कि भाई यूनान में तो एक हल्दी घाटी है, वो थर्मापोली है। और राजस्थान में तो हर गांव गांव में कैसे थर्मापोली जैसे मैदान है। थर्मापोली युद्ध का जो नायक था उसका नाम था लियोनिडास। तो उसने कहा कि हमारे यूनान में तो एक ही लियोनिडास है, यहाँ राजस्थान के ढाणी ढाणी में झोपड़े झोपड़े में क्या है? लियोनिडास है। धोरा टिबा तालरो आटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मापोली, घर घर लियोनिडास, हर घर में लियोनिडास बैठे। तो हर चौराहे पर, हर गांव में, हर ढाणी में कोई ना कोई लोक देवता, कोई ना कोई पितर, कोई ना कोई जुंजार है ही। सारे का मतलब ये नहीं आप कह दोगे हमारे गांव में फलाना देवता है, आपने नहीं पढ़ाया, तो वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल। जो इनके गुरु थे वो जालंधर नाथ थे। मंदिर कोलुमंड, फलोदी। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है
सिम्बुधड़ा, नोखा के पास में, बीकानेर जिले में। ये सिम्बुधड़ा की जगह सिम्बुधोरा नाम भी आ सकता है। जो टिब्बा होता है ना, टीला, उसको ही दड़ा कहते हैं, उसको ही दोरा कहते हैं। तो दोरा या दड़ा एक ही बात है। और तीसरा महत्वपूर्ण मंदिर है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। हाँ, खेतरपाल के मंदिर सब जगह होते हैं। खेतला जी के, भैरव जी के मंदिर हर गांव में होते हैं। चार तरह की बातें ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन, और क्या काम किया, और मंदिर कहाँ पर है। काम तो क्या किया, जिंदराव खिंची को मारा, बाबूजी की हत्या का बदला लिया, बाबूजी के भतीजे थे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये अपने हिमाचल में, इन्हें क्या कहते हैं, बालकनाथ। दूसरा नंबर का मंदिर है सिम्बुधड़ा। सिम्बुधड़ा नाम का जो गांव है वो कहां पर है, बीकानेर में, नौका के पास में। तो कितने लोग देवता हो गए अपने, और कितने पीर हो गए, पीर एक ही हुआ है। अगले लोग देवता लगाओ, गोगा जी चौहान। पीर है या नहीं है गोगा जी? तो पहले आधार कार्ड की बात कर लेते हैं अपन। गोगा जी का जो जन्म है 1003 ईस्वी में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, अभी कल परसों ही गोगा नवमी थी ना, नवमी को कहां पर हुआ, ददरेवा, चूरू में। पिता का नाम था जीवराज सिंह, या इन्हीं को कहते हैं जेवर सिंह चौहान। माता का नाम था बाछल। गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। पत्नी का क्या नाम था रे? कल शादी करवाई थी ना, केलम। और ये केलम दे कहां की रहने वाली थी, कोलूमंड की। किसकी बेटी थी, बूढ़ो जी की, कोलूमंड की बूढ़ो जी की पुत्री। बाबूजी की भतीजी। और इनका जो वाहन है, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। और एक इनका वाहन है जावड़िया घोड़ा। तो इनके घोड़े का नाम तो है जावड़िया, घोड़ी का नाम है नीली।
अभी सारी बातें करेंगे भाई, उसकी भी बात करेंगे, गोगा मेडी की भी बात करेंगे। एक बालिका हेमलता कह रही है आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं प्लांट फिजियोलॉजी। तो कल मैंने कहा तुम्हें सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। अब जिनको सिलेबस से नहीं पता उनको क्या पता कौन सा सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है। ऐसे लोग भी होने ही चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो कैसे हमारा घर चलेगा, कोचिंग चलेगी। एक दो साल तो सब्जेक्ट कौन से हैं वो पता करने में लग जाता है, फिर आगे 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 चलता रहता है काम। लिख लिया क्या? धानी क्या है भाई? धानी मेरे को तो नहीं पता क्या है दानी। कोई वर्ड मैंने तो यूज ही नहीं किया दानी। आज क्या है बताओ? जन्म के लास्ट में जन्म स्थान का नाम है ददरेवा, जिला चूरू। हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो तारीखें है ना, इनमें ज्यादा सीरियस नहीं होना है। ये इधर उधर ही है पूरी। अब तारीखें तो मैं लिखवाता ही नहीं हूं वैसे। बहुत रेयर केस में तारीख लिखवाता हूँ। तारीख का प्रश्न भी नहीं आता, पहली बात तो ये कोई प्रश्न नहीं आता। अब ये तो एक दो तो मैं ये लिखवा देता हूँ कि मैं कहूंगा नहीं आता, नहीं आता, तुम्हें लगेगा इसको खुद को ही नहीं आता इसलिए नहीं लिखवाता है, इसलिए मैं दो चार लिखवा रहा हूँ। बाकी डेट से जुड़े हुए आप कोई भी पेपर देख लेना, एग्जैक्ट तारीख से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि ये स्पष्ट ही नहीं है। आगे कई तारीखें ऐसी आएगी जिनका कनेक्शन, जैसे अपन पढ़ेंगे वो एक संत पढ़ेंगे, संत पिप्पा। संत पिप्पा का जन्म हुआ 1425 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं की किताब है उसके अकॉर्डिंग 1425 में जन्म हुआ, और उन्होंने राजपाट छोड़कर अपने भाई को राजा बना दिया, और फिर वो संत बन गए वो अचलदास खिंची को। इतिहास में जानकारी मिलती है कि 1423 में घाघरोन का पहला साका हुआ, और पहले साके में वीरगति को प्राप्त हो गया कौन? अचलदास खिंची। अब 1425 में तो पिपा जी का जन्म हो रहा है, और उससे 2 साल पहले ही किसकी मृत्यु हो जाती है? अचलदास खिंची की। तो तारीखों में इधर उधर ही मामला है, तो स्पष्ट आते ही नहीं है। अब ये जो बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है तो मैं लिखवा देता हूँ, बाकी कोई प्रश्न ऐसे तारीख से रिलेटेड बहुत रेयर प्रश्न, 100% आ रहे हैं तो 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही मुश्किल से तारीख के होंगे, वो भी ऐसे जन्म वाले या तारीख के नहीं। ये तिथि ध्यान रखनी है कि कौन सी तिथि को हुआ, तो भादवी की कृष्ण नवमी को हुआ था। अब थोड़ी सी अपन इनकी कहानी की बात करते हैं। पिताजी का क्या नाम था? जेवर सिंह। इन जेवर सिंह के 2 रानियां थी, बदरेवा के जागीरदार थे, राजा थे। एक का नाम था बाछल, एक का नाम था काछल। इनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, बाकी सब मामला सेट था, लेकिन कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं था। तो इनके तो यही टेंशन होती कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा। ये जो बाछल है, गोगा जी की माता जी का क्या नाम था? बाछल। ये गोरखनाथ जी की भक्त थी, गोरखनाथ जी की सेवा किया करती थी, उनके आश्रम जाती थी, तो टेंशन में थी। एक दिन गोरखनाथ जी ने पूछ लिया कि भाई क्या टेंशन है आपको? तो इन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, यही टेंशन है कि जो है वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि इसकी टेंशन मत लो। उन्होंने एक फल दिया कि इस फल के प्रभाव से आपके 2 पुत्र हो जाएंगे। वो फल लेकर आ गई। ये बात पता चलती है काछल को। ये बाछल की सगी बहन थी काछल। काछल को जब पता चला कि भाई ऐसी बात है, अगर बाछल के पुत्र हो गया
इसने वंशवर्धी के लिए उत्तराधिकारी दे दिया तो ज्यादा वैल्यू किसकी बढ़ेगी? बाछल की। मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं, इसका बेटा राजा बनेगा कल को। तो वो फल उसने चोरी कर लिया और उस फल के प्रभाव से कात्सल के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अर्जन, एक का नाम था सुरजन। अर्जन सर्जन, अर्जन सिंह और सुरजन सिंह। तो गोगा जी की मौसी का नाम क्या था? काछल। तो गोगा जी के मौसेरे भाई कौन है? अर्जन और सर्जन। बाछल कुछ समय के बाद वापस गोरखनाथ जी के यहाँ गई तो गोरखनाथ जी ने पूछा अब किस बात की टेंशन है? तो टेंशन तो वही पहले वाली। तो पहले वाली टेंशन कैसे? लालच आ गया क्या? दो पुत्र तो हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने अपने चमत्कार से पता लगाया कि फल तो चोरी हो गया। तो गोरखनाथ जी ने बाछल को एक फल दिया, औषधीय पौधा दिया जिसका नाम है गूगल। वो सर्च इंजन वाला नहीं, और आयुर्वेदिक पौधा होता है। तो उस गूगल फल के प्रभाव से एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया गुगा। वही गुगा आगे चलकर किस नाम से लोकप्रिय हो गया? गोगा। तो तुम्हें कहे गोगा जी का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ तो क्या बताओगे? गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। और उन्हीं गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाते हैं। कौन है? गोगा जी। बड़े तो कौन है? अर्जन और सर्जन, जो गोगा जी के क्या लगते हैं? मौसेरे भाई। अब आसपास में लोकप्रिय तो थे गोगा जी और बड़े थे अर्जन और सर्जन। राजा बनना तो चाहते थे अर्जन और सर्जन, लेकिन जो जनता है वो लाइक करती थी किसको? गोगा जी को। तो एनी टाइम अर्जन सर्जन और इनमें लड़ाइयां होती रहती थी। तुम्हें पूछेगा कि गोगा जी का जमीन जायदाद का विवाद किसके साथ था? तो अर्जन और सर्जन के साथ। ये दोनों झगड़ते रहते थे। चलो फिर ये इतना तो लिख ही लिया अपन ने पहले ही। मौसेरे भाइयों का नाम लिख लो, अर्जन और सर्जन। तो गोगा जी ने भी गुरु किसको बनाया था? गोरखनाथ जी को। तो गोरखनाथ जी की भक्ति करते थे और गोरखनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए गोगा जी से। तो गोरखनाथ जी ने पूछा भाई गोगा जी आपको क्या चाहिए? तो गोगा जी ने कहा कि मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लोगों के सेवा करनी है, भक्ति करनी है। उस समय कोई दूसरी बड़ी समस्याएं तो होती नहीं थी। भाई अच्छा खाना खाते थे, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम थे नहीं, ब्रेकअप जैसी समस्याएं थी नहीं। एक ही समस्या होती थी, कोई सांप काट लेता, कोई बिच्छू काट लेता। तो गोगा जी ने कहा कि आप तो मेरे को ऐसा कोई मंत्र दो जिससे मैं सर्पदंश का इलाज करूं। तो जिसको भी सांप काटता
उसको ठीक कौन कर देते थे? गोगा जी। तो आसपास में सांपों के स्पेशलिस्ट देवता के रूप में लोकप्रिय कौन हो गए? गोगा जी। तो जनता लाइक करती थी गोगा जी को और टेंशन होती थी किसको? अर्जुन और सर्जन को। वो चाहते थे कि जनता हमें लाइक करे, हम राजा बन जाए, जबकि जनता चाहती थी राजा कौन बने? गोगा जी बने। तो अर्जुन सर्जन से जब पार पड़ी नहीं, तो इन्होंने उस समय एक मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आया करता था, उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को बुलाया। महमूद गजनवी को कहा कि भाई आप लूटपाट करने के लिए आते ही हो। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, लूटपाट करी थी, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो कहा कि भाई लूटपाट तो करनी है, एक काम करो, आप जो है लूटपाट स्टार्ट कर दो हमारे इलाके में। कौन से इलाके में? ददरेवा में। ददरेवा वाले आसपास के क्षेत्र में आप लूटपाट करो। तो गजनवी ने कहा बिल्कुल चलो। तो गजनवी के सहयोग से इधर अर्जन सर्जन लूटपाट करते हैं, गाय लूट लेते हैं। भाई धन गायें हुआ करती थी पहले। गजनवी जब गायें लूट कर जा रहा था, तब ये जानकारी मिलती है किसको? गोगा जी को। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी। युद्ध हुआ। युद्ध में गजनवी से लड़ते लड़ते गोगा जी का सर कट गया। सर कटा, और सर कट गया कौन से स्थान पर? ददरेवा। फिर भी गोगा जी लड़ते रहे। सर कटने के बाद भी गोगा जी लड़ते लड़ते कौन से स्थान पर पहुंचे? नोहर। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। यहां पर जो गोगा जी का धड़ शांत हुआ। गोगा जी का कोई सा भी मंदिर हो, वो कहलाता है मेड़ी। अपने गांव में भी गोगा जी का मंदिर है, उसको क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। रामदेव जी का कोई भी मंदिर हो, उसको कहते हैं देवरा। इसलिए रुणेचा में जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं? रामदेवरा। उसका गांव का नाम तो रुणेचा है, रामदेव जी का मंदिर होने के कारण क्या है? वो देवरा है। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए किससे युद्ध लड़ा था? महमूद गजनवी। सर कटने के बाद भी गोगा जी लड़ते रहे, तो महमूद गजनवी उनकी युद्ध कला से प्रभावित हुआ। और गजनवी ने कहा कि भाई ये साधारण आदमी तो नहीं हो सकता, ये तो कोई साक्षात क्या है? देवता है। ये तो क्या है? जाहिर पीर है। साक्षात का मतलब है जाहिर, और हिंदू जिसे देवता कहते हैं, मुस्लिम उसे क्या कहते हैं? पीर है। तो गोगा जी को महमूद गजनवी ने क्या टाइटल दिया था? जाहिर पीर का। जिस स्थान पर गोगा जी का सर कटा, वो स्थान जो मंदिर है वो तो कहलाता है शीर्ष मेड़ी, और जहां धड़ शांत हुआ वो स्थान क्या कहलाता है? दूरमेड़ी। गोगा जी के दो प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो शीर्ष मेड़ी, दूसरा दूरमेड़ी। दूरमेड़ी नाम का मंदिर तो नौहर हनुमानगढ़ में, शीर्ष मेड़ी नाम का मंदिर कहां पर है? ददरेवा में। तो गोगा जी ने भी गायों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? बाबू जी ने भी लड़ी। जरडा जी ने लड़ी थी क्या? नहीं लड़ी। लिखो इस बात को, उपनाम लिख लिए। एक उपनाम और लिखो। इनको कहते हैं बांगड़ का राजा। अब जो पूछ रहा था कि नौहर में क्या है, हनुमानगढ़ में क्या है, उनको जानकारी मिल गई होगी। तो एकदम ये उतावला नहीं होना है, टाइम टू टाइम जब समय आएगा सारी चीजें मिल जाएगी आपको। अब होता क्या है, मुझे तो सारी बात बतानी है। अब किसी को क्या है कि उनमें से एक दो बात याद रहती है, उनके दिमाग में बस वही बात है कि वो बात बता दी तब तो ठीक है, और वो नहीं बताई मतलब ये फेल है। तो एक ही बात थोड़ी है कि एग्जाम में सिर्फ वही आएगा, क्या बताना तो हमें सारा ही पड़ेगा ना। तो कंट्रोल क्या करो अपनी जिज्ञासाओं पर। देखो, एक तो बांगड़ का राजा है, एक नाम आएगा बांगड़ का धनी। बांगड़ का धनी है शक्कर बाबा। नोट लगा के लिखो। नोट, बांगड़ का धनी नरहड़ पीर शक्कर
शक्कर बाबा। बांगड़ का धनी नरहड़ पीर शक्कर बाबा। अरे ये दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो बांगड़ का धनी कौन है, एक वागड़ का धनी कौन है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का इलाका तो कहलाता है वागड़। पुराना नाम था व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट से, व्याघ्र घाट कितना टफ नाम है, फिर अपन ने शॉर्ट फॉर्म में उसको कर दिया वागड़। वहां एक संत हुए डूंगरपुर में, संत माऊजी, उनको कहते हैं वागड़ का धनी। बांगड़ जो वर्ड है ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, आप पढ़ते होंगे सिंचाई वगैरह में, मिट्टियों में खादर और बांगड़। खादर क्या होता है, क्या होता है खादर? खाने योग्य होता है वो खादर है। नवीन जलोढ़ मैदान जो होते हैं वो है खादर, और प्राचीन जलोढ़ मैदान होते हैं बांगर। मतलब जहां नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है वो तो होता है खादर, और जहां पहले मिट्टी आती थी अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी अब नहीं आ रही, तो वो मिट्टी कैसी हो गई, पुरानी, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगड़। ज्योग्राफी में आगे आप पढ़ोगे, ये हनुमानगढ़ का इलाका, चूरू सीकर का इलाका जो है, नागौर का कुछ इलाका, ये क्षेत्र कहलाता है राजस्थान बांगड़ क्षेत्र। यहाँ पहले तो बड़ी नदियां थी लेकिन अब नदियां नहीं है, अब अंत्य प्रवाही नदियां होगी, जैसे गग्गर है, पहले सरस्वती नदी थी, ये बड़ी नदी थी, अब वो सूख गई है, तो बड़ी नदी नहीं है। तो पहले तो प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, यहाँ पर नई मिट्टी आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही है, तो वो क्षेत्र क्या हो गया है, बांगर। कांतली कभी बड़ी नदी हुआ करती थी लेकिन अब छोटी अंतः प्रवाह की नदी है, इसलिए झुंझुनू इधर थोड़ा बहुत, ये हनुमानगढ़ के आसपास का जो इलाका है वो क्या कहलाता है, बांगड़। तो बांगड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध जो संत है, चिड़ावा झुंझुनू के पास में मुस्लिम संत है जिनका नाम है शक्कर बाबा। कमरुद्दीन शाह नाम था, शक्कर बाबा के नाम से ये लोकप्रिय है। तो बांगड़ का धनी तो कहते हैं शक्कर बाबा को। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के प्रसिद्ध संत है संत माऊजी, उनको कहते हैं वागड़ का धनी। आगे जब अपन भाषा बोलियां पढ़ेंगे तो वागड़ी कहाँ बोली जाती है, तो जो वागड़ होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांगड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये झुंझुनू के आसपास यहाँ पर बोली जाती है। और गोगा जी को कहते हैं बांगड़ का राजा। तो भाई चूरू वाले क्षेत्र में मान्यता है, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में मान्यता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बांगड़ का राजा कहते हैं। आगे लिखो, प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। नोट लगा के ये लिख लिया, आगे लिखो। गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए, गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा, वे वीर गति प्राप्त हुए। ये लिख लो, अब युद्ध में गोगा जी का सर कट गया, ददरेवा चूरू में,
फिर भी लड़ते रहे, दृढ़ शांत हुआ नोहर हनुमानगढ़ में। हो गया? ब्याह करवा दिया था क्या गोगा जी का? ब्याह नहीं करवाया? ब्याह करवाते हैं हम गोगा जी का। पत्नी का क्या नाम था? कैलम। हाँ, भादवा चल रहा है, 1 महीने का गोगा जी का मेला चलता है राजस्थान में। 10 जो है पशुपालन विभाग की तरफ से मेले लगते हैं। वैसे तो खूब सारे मेले हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पशुपालन विभाग जो है कितने मेले लगाता है? 10। कौन कौन से लगाता है पता है किसी को? कौन सा लगा हुआ है? हाँ हाँ बताओ। खड़ा हो, देखे खड़ा होके बता। हाँ, परबत्सर, नागौर नहीं, अब डीडोना, कुचामन। हाँ, और एक ही बताएगा क्या? 10? और कोई पूरा बताओ तो, वही एकादा एकादा बताशो। 10 कौन बतासी? हनुमानगढ़, सूरतगढ़, इधर वही जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। 10 मेले नहीं पता किसी को? तो एक तो तेजाजी पशु मेला है, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर में। एक गोगा जी पशु मेला है जो लगता है नोहर में, गोगा मेड़ी में। एक मल्लीनाथ पशु मेला है जो लगता है तिलवाड़ा में, बालोतरा के अंदर। बालोतरा है। कितने हो गए? एक झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा मेला। एक जसवंत पशु मेला लगता है कहां पर? भरतपुर में। एक महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। कितने हुए? एक बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता में। एक रामदेव पशु मेला लगता है नागौर में। नागौर मेड़ता में 2 मेले लगते हैं। कितने हो गए? 8 ही हुए। एक गोमती सागर झालावाड़ में, और एक कौन सा बच गया? एक पुष्कर मेला, कार्तिक मेला। 10 मेले हैं। इन 10 मेलों में सबसे पुराना जो मेला है ना, शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि पशु मेला है तब तो करौली है। सिर्फ शिवरात्रि मेला आ जाए तो जहां भी शिव जी के मंदिर है, भाई अपने गांव में शिव जी का मंदिर है, शिवरात्रि का मेला लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है क्या? सब जगह ही लगता है। तो शिवरात्रि मेला तो कई है। फेमस फेमस में मान लो कि सवाई माधोपुर में शिवाड़ है, और उदयपुर में एकलिंग जी है, बालोतरा में हल्देश्वर महादेव है। कई जगह लगते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पशु मेला वो करौली में लगता है। तो इन 10 मेलों में सबसे पुराना जो मेला है वो तो है मल्लीनाथ पशु मेला। सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला मेला, लगभग 1 महीने तक चलता है, वो है गोगा जी पशु मेला। आई सबसे ज्यादा पहले तेजाजी पशु मेले से होती थी। अब जसवंत वाला जो भरतपुर वाला है वो बताया जाता है, और जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, वो है पुष्कर। पुष्कर मेले में बहुत भीड़ होती है। उसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहते हैं। अलग अलग देश के लोग आते हैं, कोई काले पीले धोले, इसलिए वो कैसा मेला है? रंगीन मेला है। तो बस जो मेले हैं आपके दिए हुए हैं, या तो आपको उसमें एनिमल में पढ़ा देंगे, वहां नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर मैं वो 10 मेले आपको पढ़ाऊंगा। अब गोगा जी के ब्याह की बात करते हैं अपन। गोगा जी की शादी किसके साथ हुई थी?
केलम के साथ में। इनकी शादी का भी बड़ा रोचक किस्सा है। नीचे कहाँ रखूं माइक को? पैरों में रखूं क्या है? कहाँ नीचे रखना आप बताओ तो सही। या कमर में या चरणों में? ये यहां से सब टेक्निकल चीजें ठीक है। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ, कोई ईयरफोन वगैरह कुछ सही नहीं लगा हुआ तो उसको सही जगह लगाओ, या कोई चीज पहले आपने कम आवाज में देखने वाली देख रखी होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ाओ। अब फुल आवाज में देखने वाली चीजें चल रही है, वॉल्यूम बढ़ाओ। यहाँ से सब ठीक है, कोई तरह की कोई समस्या नहीं है, आवाज आ रही है पूरी, है ना। इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते हैं। 2-4 दिन तबियत खराब है भारी, बाद में बिना माइक की तान सुना दूं मैं। तो गोगा जी के बड़े भाइयों का क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। तो गोगा जी तो जन कल्याण के कार्यों में बिजी थे, बहुत ज्यादा एज हो गई, उनको शादी का ख्याल ही नहीं आया। कई बार होता है ना कि भाई आदमी तैयारी में इतना संलग्न हो जाता है कि ब्याह की उम्र ही निकल जाती है। ऐसे ही गोगा जी के हुआ। तो गोगा जी का विवाह थोड़ा लेट हुआ। तो एक दिन गोगा जी की भाभी ने गोगा जी को ताना मार दिया। रात को लाइट ऑन थी कमरे में, तो भाभी ने सुबह कहा, गोगा जी आप क्यों ही मतलब लाइट ऑन रखते हो, दिया क्यों ही जला के रखते हो, ना तो आपकी शादी हुई है, आपने कौन सा राठौड़ों के यहाँ तोरण मारा है जो किसी राठौड़ राजकुमारी का चेहरा देख रहे होंगे चानने में, ना आप कोई तैयारी कर रहे हो, फालतू में क्यों ही लाइट ऑन रखनी, टाइम पे सो जाया करो। तो गोगा जी को बुरा लगा और गोगा जी ने कहा कि अब शादी करूं तो सबसे सुंदर जो राठौड़ों की राजकुमारी है उसी से करूंगा मैं। तोरण मारू तो कहां मारू, राठौड़ों के। तोरण मारना विवाह का ही है। तो गोगा जी ने पता लगाया कि उस समय सबसे सुंदर जो राठौड़ राजकुमारी है वो कौन है? केलम। और एड्रेस सर्च किया, केलम कहाँ की रहने वाली थी? कोलूमंड। और केलम के पिताजी का क्या नाम था? बूढ़ो जी। गोगा जी गए सीधे और बातचीत करते हैं किसके साथ? बूढ़ो जी के साथ। अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा, भाई मैं गोगा जी और शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी केलम से। बूढ़ो जी ने देखा गोगा जी को, यार मामला क्या है। जहां लड़की के बाप को देखकर छोरे भाग जाते हैं, ये सामने से आके मेरे को प्रस्ताव रख रहे हैं। तो गोगा जी की बात सुनकर बूढ़ो जी ने कहा, बूढ़ो जी आपको, गोगा जी आपको तो पता ही है घर में लुगाइयां की चाला आयल है, केलम की मम्मी से भी तो पूछना पड़ेगा, ऐसे हाथों हाथ थोड़ी रिश्ता तय होता है। तो गोगा जी ने कहा, ठीक है आप पूछ के मेरे को फोन कर देना। तो जब बूढ़ो जी ने बात करी तो केलम की मम्मी ने मना कर दिया कि भाई गोगा जी की एज देखो और अपनी बच्ची की एज देखो, बहुत डिफरेंस एज में है, ये शादी कैसे हो सकती है। तो बूढ़ो जी ने कोई जवाब दिया नहीं। जैसे नहीं होता कि आजकल कोई सगाई वाले रिश्ते वाले आते हैं, तुम यहाँ से नहा धो के तैयार होके घर पे जाते हो, वो देख लेते हैं तुम्हें, देख के बाद में वो कहते हैं हम घर पे जाके बता देंगे। घर पे जाके वो बताते ही नहीं है। वो अपन यहाँ फालतू में टेंशन ले रहे होते हैं कि उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, घर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब तक कोई जवाब नहीं दे, इसका मतलब क्या है? ना ही है। तो गोगा जी ने वापस बातचीत करी, अरे बूढ़ो जी थोड़े दिन पहले अपनी बात हुई थी, वो हाँ है कि ना है, क्या चक्कर है? तो बूढ़ो जी ने कह दिया, अभी वो तो ना ही है, केलम की मम्मी ने मना कर दिया। तो गोगा जी को गुस्सा आ गया। गोगा जी ने कहा कि ये शादी तो मैं करके ही रहूंगा, आगे जो सावन की तीज आ रही है और सावन की तीज से पहले पहले शादी करूंगा किससे? केलम से। तो बूढ़ो जी ने कहा, ठीक है देख लेना, हमारी तरफ से तो नहीं है, अब आप कैसे करोगे, जीमने के लिए हमें ही बुला लेना, और तो क्या है। तो गोगा जी को सांपो वाले मंत्र तो आते ही थे। तो गोगा जी ने मंत्र पढ़े और एक नागिन को बुलाया। उस नागिन का नाम था पद्मा। इस पद्मा नागिन को एड्रेस बताया कहाँ का? कोलूमंड का। और फोटो दिखाई किसकी? केलम की। सावन की तीज जो आती है उस दिन जो लड़कियां बगीचों में झूला झूलती है, नहीं झूलती है क्या? तो कहा कि सावन की तीज को ये केलम है,
वो कोरोमंड में झूला झूल रही है, तेरे को जाना है और जाकर केलम को काट लेना है। तो पद्मा ने कहा ठीक है। पद्मा ने जैसे स्कूटी स्टार्ट करी, रवाना हुई, और गोगा जी ने कहा रुक 2 मिनट, जहर थोड़ा कम चढ़ाना है, इतना नहीं चढ़ाना कि वो मर जाए, कम ही चढ़ाना है। बेहोश होना सिर्फ क्या करना है, डराना ही है, शादी भी तो करनी है। तो पद्मा रवाना हुई। पद्मा ने रास्ते में सोचा मेरे कोई फिल्टर तो लगे हुए हैं नहीं कि भाई मरने जितना चढ़ाना है, बेहोश करना चढ़ाना है, जितना चढ़ जाएगा उतना चढ़ जाएगा। तो पद्मा ने जाकर किसको काट लिया था, उसे केलम को। केलम बेहोश हो गई। आसपास में जितने भी डॉक्टर थे सबको बूढ़ू जी ने दिखा दिया, फिर भी ठीक नहीं हुई। कौन? केलम। और उस समय के सांपों के जो देवता थे, स्पेशलिस्ट थे, वो कौन थे? गोगा जी। लोगों ने कहा कि भाई केलम को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो संपर्क करो किसके साथ है? गोगा जी के साथ। अब इसको तो कौन बचा सकता है? गोगा जी। तो यही तो टेंशन है, थोड़े दिन के पहले ही अपनी जो तनातनी हुई है वो भी किसके साथ हुई है? गोगा जी। तो अब जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत जो है नारियल भिजवा दो, किसके लिए? गोगा जी के लिए। तो गोगा जी के लिए नारियल भेजा गया, विवाह का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन केलम को जिंदा भी तो करना था। गोगा जी ने वापस शक्तियों का मिसयूज किया। गोगा जी ने, हाँ, करना पड़ता है, हर युग में जुगाड़ करने पड़ते हैं, ऐसे मामला सेट नहीं होता है। तो वापस गोगा जी ने पद्मा को बुलाया कि पद्मा जा, अब मामला सेट है और तू वापस जहर उतार के आ। इस बार पद्मा ने मना कर दिया कि वे अब मेरे से रोज रोज काम नहीं होते, कभी जहर चढ़ा के और उतार के, और मेरे तो सुपरवाइजर का एग्जाम आ गया, या मैं नहीं जा सकती। अब गोगा जी की टेंशन स्टार्ट हुई, जैसे तैसे तो बात बनी, और अब नखरे कौन कर रही है? पद्मा। गोगा जी को मंत्र तो आते थे सांपों वाले। गुस्से गुस्से में गोगा जी ने एक बहुत बड़ी कढ़ाई ली, कढ़ाई को तेल से भर दिया और सांपों के मंत्र पढ़ने लगे। आसपास के जितने भी सांप थे सारे इस कढ़ाई में आकर फ्राई होने लगे, सब सांप मरने लगे। तो सांपों का जो राजा है उसको कहते हैं तक्षक नाग। इस तक्षक नाग को टेंशन हुई रही है कौन है जो सभी सांपों को मार रहा है, सब सांप मर गए तो कल को मुझे राजा कौन कहेगा। तो ये तक्षक नाग प्रकट हुआ और गोगा जी से संपर्क किया, गोगा जी क्या बात है, क्यों सांपों को मार रहे हो? तो कहा कि कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ऐसी ऐसी बात कही थी, रे नहीं हो रहा है और मेरी पत्नी मर जाएगी। तो उसने कहा ये तो गोगा जी आप तो समझदार आदमी हो, जीना और मरना ये तो सब विधि का विधान है, सबको एक दिन मरना ही है, परमानेंट तो कोई नहीं है। तो गोगा जी ने कहा अच्छा, तो अगला नंबर किसका है? तेरा ही है, ये भी विधि का विधान फिक्स है। तो उस तक्षक नाग ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो ये ज्यादा लंबी चौड़ी डिमांड नहीं, अपन को तो अपनी मैडम जिंदा चाहिए। तो तक्षक नाग ने किसको ठीक कर दिया? केलम को। और फिर केलम और गोगा जी का विवाह हो जाता है। तो इस तरह गोगा जी का विवाह हुआ। गोगा जी के 47 तो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 47। शादी लेट हुई थी गाली। 47 पुत्र। और बताया जाता है कि अर्जुन सर्जन के पुत्रों की संख्या कई जगह बताई जाती है 52, कई जगह बताई जाती है 60। गोगा जी के 47 पुत्र और ये 60 भतीजे महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन सब ने गायों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस तरह गोगा जी की शादी हो गई। अब गोगा जी के मंदिरों को लेकर बात कर लेते हैं अपन। क्या हुआ? वैसे तो हर गांव में मंदिर होते हैं। अब 3 जो मंदिर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको लेकर अपन बात करते हैं। गोगा जी का एक मंदिर पूछा जाता है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी नाम का जो मंदिर है वो है सांचौर में, सांचौर जालोर। ये प्रॉपर तो यहाँ एक ढाणी है,
जिसे कहते हैं खिल्लेरियों की ढाणी। इसका निर्माण करवाया था राजा राम ने। राजा राम कुमार ने। खिलेरियों की ढाणी नामक स्थान पर स्थित है। ओल्डी मतलब जो छोटा कमरा होता है ना, छोटा मंदिर जो होता है, और गुमारियो यहाँ का नाम याद रहे, छोटा कमरा को, तो वो छोटा मंदिर है इसलिए इसको ओल्डी कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो मंदिर है जहां गोगा जी का सर कटा, वो स्थान कौन सा है? शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी नाम का मंदिर है ददरेवा चूरू में। टाइम हो गया तो आप बंद कर दो क्लास को। 2 घंटे की क्लास है आपकी। तीसरा मंदिर तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर, प्रमुख मंदिर जो है वो है धुरमेड़ी। धुरमेड़ी नाम का जो मंदिर है उस स्थान का नाम है गोगा मेड़ी। भाई पहले तो नौर के आसपास का जंगल था, फिर यहाँ गोगा जी का मंदिर है, और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम ही क्या हो गया? गोगा मेड़ी। नोहर हनुमानगढ़ में। ये मंदिर थोड़ा सा इस प्रकार है भाई, इसकी डिजाइन। फोटो बनाओगे? कैसा लग रहा है? हैं? हैं? कैसा है? बर्थडे केक के जैसा है? अब भाई ये तो छोरे नहीं ध्यान है, बर्थडे केक क्या का हुआ है? बर्थडे केक लाग रही है, गुलाबी कलर दे कर कह रही है कि चलो फोटो बनाऊं और चेंज करूं लोकेशन। हाँ ताजमहल के वो तो चल रहे। हाँ तो बर्थडे केक ही कह दियो। अब कैसा लग रहा है? अभी बर्थडे केक ही है क्या? फोटो है क्या? अब क्या को लाग रही है? ताजमहल। ताजमहल एक मकबरा है, तो ये जो गोगा जी का मंदिर है इसकी आकृति भी कैसी है? मकबरे नुमा है। तो आपको कहे किस लोक देवता का मंदिर मुस्लिम शैली में बना हुआ है? मकबरा मुस्लिम शैली का होता है, तो गोगा जी का मंदिर कैसा है? मुस्लिम शैली का है। इसका जो निर्माण करवाया तुगलक वंश का एक राजा था, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने। आकृति मकबरे नुमा। इस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। और इसको वर्तमान जो स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया।
गोगा जी का हनुमानगढ़ का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसे कहते हैं दुर्मेड़ी। इसकी लोकेशन है, गांव का नाम है गोगामेड़ी। बनवाने वाला फिरोज तुगलक था। आकृति कैसी है? मकबरे नुमा। वो चित्र आपको बनाना है साथ में, और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसको लेटेस्ट जो स्वरूप है, इसमें आगे जो निर्माण कार्य है महाराजा गंगा सिंह ने करवाई। बीकानेर के जो राजा है गंगा सिंह, उन्होंने यहाँ पर काम करवाया था। लिख लिया इतना? आकृति मकबरे नुमा। गोगा जी का यहाँ पर जो पुजारी होता है, वो दो पुजारी होते हैं गोगा जी के। एक मुस्लिम पुजारी होता है, मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल। एक हिंदू पुजारी नॉर्मली क्या कहलाते हैं? बोपा जी। तो अभी एओ का पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, तो प्रश्न आया था कि चायल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से है? तो चायल किसके पुजारी होते हैं? गोगा जी के। यहाँ पर 11 महीने तक जो पूजा है वो तो ये चायल करते हैं, मुस्लिम करते हैं। एक जो भादवे का महीना होता है, जब मेला चलता है, उस समय हिंदू पुजारी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो मुस्लिम क्यों मानते हैं गोगा जी को? गोगा जी पीर है। तो गोगा जी के 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ कायम सिंह। कायम सिंह ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, और उसके वंशज जो है वो वर्तमान में है कायम खानी मुसलमान। मुसलमानों में कायम खानी होते हैं, सुना है क्या आपने? वो कायम खानी, वो किनके वंशज माने जाते हैं? गोगा जी के। कायम खानियों के रीति रिवाज और वो मोयल गोत्र हैं, वो लगभग राजपूतों जैसी होती है। आज तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, पुराने टाइम में ऐसा ही था। आज भी लगभग वो मायरार बहातर वैसे ही होते हैं उनके भी। तो वो गोगा जी के वंशज है, तो वो अपने दादाजी परदादाजी सरदादा जी को पूछते हैं। और जो चाइल्ड पुजारी है वो किसके? अपने गोगा जी के। आगे लिखो मेला। तो गोगा जी का जो मेला है, गोगा जी का बर्थडे कब आता है? भादवे की नवमी। तो 1 महीने चलता है, लेकिन मुख्य दिन कौन सा है? नवमी का। भादवे की कृष्ण पक्ष की नवमी, गोगा नवमी जिसको अपन बोलते हैं। गोगा जी के मेले में एक डांस किया जाता है, उसको कहते हैं सांकल नृत्य। गोगा जी के गोगा जी नाथ पंथ से रिलेटेड है। तो नाथ पंथ का मुख्य केंद्र यूपी में है गोरखपुर। नाम सुना होगा, योगी, ये जो योगी जी है ना, वो नाथ पंथ के हैं। तो यूपी जो है वो राजस्थान की कौन सी दिशा में है? पूर्व में है। तो पूर्व की साइड में गोगा जी के जो भक्त आते हैं, वहां से जो भक्त आते हैं उनको कहते हैं पुरवैया। तो तुम्हें पूछे पुरवैया भक्तों का संबंध कौन से लोक देवता से है? तो गोगा जी, यूपी से आने वाले भक्त। गोगा जी की जो फड़ है, वैसे तो गोगा जी की फड़ ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, पाबू जी की फड़ ज्यादा लोकप्रिय है। और पाबू जी की फड़ के बारे में अपन ने बात ही नहीं करी, है ना? मिस हो गई वो तो। पाबू जी की फड़, पाबू जी के पवाड़े, ये दो चार चीजें तो मिस ही हो गई। चलो वो अब लिखेंगे अपन। तो एक वाद्य यंत्र होता है डेरू। डमरू देखा हुआ है? डमरू का जो बड़ा रूप होता है ना, उसको कहते हैं डेरू। तो गोगा जी की जो फड़ है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ वाची जाती है।
गोगा जी के वीर गाथा के जो गीत है, भजन है, उनको कहते हैं छाउड़ी। फड़ क्या होती है अभी बात करेंगे, फड़ पर भी। दवाई चल रही है, ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं। थाली नृत्य के बारे में नहीं बताया, बता दिया भाई। गोविंद बाबू जी के आराधना में थाली बजाकर डांस करते हैं, इसलिए उसका नाम ही है थाली। लिख लिया। तो यूपी से आएंगे वो तो क्या कहलाएंगे, पूर्विया, क्योंकि कौन सी दिशा से आ रहे हैं, वो पूर्व से। और मंदिर किस आकृति का है, मकबरा। पुजारी हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है, चायल। कितने महीने रहेगा वो, वैसे कितने महीने रहता है ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन वो ज्यादा रहता है। मैं गोविंद तेरी कॉपी में आके तो मैं कैसे लिखूं, बाकी तो मैंने लिखवाया है। ये क्या लिखा हुआ है, अगला एक वर्ड ध्यान रखना है, गोगा राखड़ी। राखी। अब सांपों की समस्या ज्यादा ही हुआ करती थी। अपने पश्चिमी राजस्थान में शेखावाटी में खेती चौमासे वाली खेती होती है, तो 4 महीने के लिए तो खेत रहते हैं बिजी, आना जाना रहता है, काम करते रहते हैं। 8 महीने खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो सांप बिच्छू वगैरह वो अपना बिल बनाएंगे ही। और फिर अचानक जाकर अपन उनको छेड़ेंगे तो सांप काटेगा कि नहीं काटेगा। तो किसानों को भाई बैलों से जब खेती करते थे, हल जब चलाते थे, तो सांप काट लेते थे। तो किसान खेती शुरू करने से पहले ही सूड़ अड़सोट करने से पहले, सूड़ जानते हो क्या होता है, निनाण सूड़ ऐसी बातें जानते हो ना, कृषि की शब्दावली। भाई खेत को तैयार करना क्या कहलाता है, सूड़। तो वो गोगा जी के नाम की राखी बांधकर किसान खुद के मतलब हड़के, हाड़ी कहते हैं, जो हल ऑपरेट करता है ना, जो हल चलाता है उसको कहते हैं हाड़ी। हड़के और हाड़ी के गोगा जी के नाम की एक राखी बांध देता है, 9 गांठ लगाकर उसमें, जिसकी वजह से सांप का डर क्या हो जाता है, खत्म, सांप नहीं काटता है। तो किसान कृषि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व किसे लोक देवता को याद करता है, तो गोगा जी। और अच्छी फसल की कामना के लिए किसको याद करता है, तो तेजा जी। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है, तेजा जी। अच्छी फसल हो उसके लिए तो तेजा जी, और कोई समस्या नहीं हो, व्यवधान नहीं हो, उसके लिए गोगा जी। तो गोगा राखड़ी क्या होती है, 9 गांठ वाला एक धागा होता है जो हल और हाड़ी के बांधा जाता है खेती शुरू करने से पहले। लिखो, किसान कृषि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, किसान कृषि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हल व हाड़ी के 9 गांठ वाला धागा बांधता। उस धागे को ही कहते हैं गोगा राखड़ी। गोगा जी के जो ज्यादातर मंदिर होते हैं वो खेजड़ी के नीचे होते हैं। गोगा जी के ही नहीं,
सारे ही मंदिर अपने यहाँ किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी। अपना आम और अंगूर के पौधे तो थे नहीं। पश्चिमी राजस्थान में शेखावाटी में ज्यादातर क्या होती है? खेजड़ी होती है। और मंदिर का मतलब वो बड़ा भव्य मंदिर की यहाँ बात नहीं हो रही। जो खेतों में छोटे थान बनाए जाते हैं, वो कौन से पेड़ के नीचे बनते हैं? खेजड़ी के नीचे। तो हर गांव में तो क्या मिल जाएगी अपन को? खेजड़ी। और खेजड़ी के नीचे किसका मंदिर मिल जाएगा? गोगा जी का। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। लिखो कहावत। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। और भी कई देवताओं के देवियों के मंदिर आएंगे, क्योंकि खेजड़ी होती थी अपने यहाँ। इधर हाड़ौती वाले और पूर्वी राजस्थान वालों के तो समस्या खेजड़ी देखी हुई नहीं होगी, क्या पता। कौन कौन है इधर? कोटार 12 झालावाड़ का होती है क्या तुम्हारी खेजड़ी? नहीं देखी? इधर करौली धौलपुर वालों ने देखी है क्या खेजड़ी? होती है? अपने खेजड़ी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, खेजड़ी होती है खाली। इसलिए खेजड़ी का एक नाम पड़ते हैं अपने थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को। क्यों कहते हैं इसको? पहली बात तो कल्प वृक्ष क्या होता है बताओ। आगे अपन मेलों में पढ़ेंगे कि हरियाली अमावस के दिन अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला बढ़ता है। तो कल्प वृक्ष क्या होता है? सुनेड़ो को नहीं तंगो है? खाली किताबा रट में ले होंगे थे। आधा तो आई कौन ध्यान हो लोगे? हाड़ी कहीं हुए, हड़ चलाने वाला हाड़ी। वो जो लिखी हुई लाइन है वही पता है तुम्हें। तो मैंने पहले दिन ही कहा था ना कि भाई जो है ना, किताबों वाली नहीं, कि असली जो कल्चर है गांव गली गुआड़ की बातें वो बताने वाला आदमी हूं मैं तो। कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ है, स्वर्गलोक का कोई पौधा था, जिससे जो भी डिमांड करे ना वो पूरी कर देता है, बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो ऐसे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। ये मांगलिया आवास में 2 पेड़ थे, ऐसी मान्यता है कि डिमांड पूरी हो जाती है, अच्छी अच्छी कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती थी वहां पर। और थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को इसलिए कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में एक तो सबसे ज्यादा पेड़ किसके हैं? खेजड़ी के। अब खेजड़ी से पशुओं के लिए चारा भी मिल रहा है, सांगरी भी मिल रही है, जलाने की लकड़ियां भी मिल रही है, खाना बनाने के लिए लकड़ियां मिल रही है, कोई मर जाए तो उसको जलाने के लिए लकड़ियां भी कौन देता है? खेजड़ी। कई सारी चीजें अपन को अवेलेबल करवाती है खेजड़ी। इसलिए खेजड़ी को क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। बाकी सब जगह और कई पौधे होते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी होती है ज्यादातर। तो कहावत लिखो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी से जुड़ा हुआ साहित्य ग्रंथ है गोगाजीरा रसावला। ये रचना लिखी है बिट्ठू मेहा ने।
खासा बोलना क्यों गोनी। लिख लिए अभी। ये हो गए अपने गोगा जी चौहान। खूब सारी बातें हैं गोगा जी को लेकर, कर ले सो याद, नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं। गोगा जी के सहयोगी, सहयोगी लिखो बज्जू कोतवाल, जवार पांड्या। गोगा जी के सहयोगी, और गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। तुम्हारे पंखे लगे हुए हैं क्या खाली? हमारे लिए कुछ नहीं है, है क्या? ये तो इधर आएगा हुआ इससे तो, मैं तो उधर रहता हूँ। हम्म। एक बार वापस देख लो सारी बातें। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? गोगा जी। गोगा जी कौन से राजपूत थे? चौहान। और गोगा जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? भादवे की कृष्ण नवमी को। और कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, बाछल दे या बाछल दे का मतलब देवी होता है यहाँ पर। और गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ जी। और गोगा जी का जन्म भी किसके आशीर्वाद से हुआ था? गोगा जी की पत्नी का नाम केलम दे। कहाँ की थी वो? कोरोमंड। बाबू जी के क्या लगती थी? इसके विवाह में बाबू जी क्या लाए थे? ऊंट लाए थे। गोगा जी का जो वाहन है, घोड़ी का नाम पूछे तब नीली घोड़ी, घोड़ा पूछे तब जावड़िया। फिर अपन ने बात करी जो गोगा जी है, इनके मौसेरे भाइयों का क्या नाम था जिनका झगड़ा चलता था? मतलब गोगा जी का जमीन जायदाद का विवाद किसके साथ था? अर्जन और सर्जन। गोगा जी को और किन किन नामों से जानते हैं? गोगा पीर, नागराज का अवतार, सांपों का देवता, जाहिर पीर। जाहिर पीर का मतलब साक्षात देवता। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। और बांगड़ क्षेत्र का राजा भी किसे माना जाता है? गोगा जी को। और वागड़ का धनी कौन है? और बांगड़ का धनी कौन है? शक्कर बाबा है। बांगड़ का धनी तो शक्कर बाबा है और वागड़ का धनी संत माऊ जी है। फिर अपन ने बात करी गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था क्या? किसके खिलाफ लड़ा था? महमूद गजनवी। लड़ाई में गोगा जी युद्ध करते हुए उनका सर कट गया। कौन से स्थान पर? ददरेवा। ददरेवा में जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी। और धड़ शांत हुआ कहां पर? नोर। नोर वाला मंदिर क्या कहलाता है? दुरमेड़ी। फिर अपन ने बात करी जो गोगा जी है उनके प्रमुख मंदिरों की। एक मंदिर है सांचौर में जो क्या कहलाता है? गोगा जी की ओल्डी। किसने बनवाया था? राजा राम। प्रॉपर जो लोकेशन है वो खिल्लेरियों की ढाणी। और दूसरा जो प्रमुख मंदिर है शीर्ष मेडी, कहां पर है? ददरेवा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दूरमेडी। दूरमेडी नाम का मंदिर कहाँ है? गोगा मेडी।
यहाँ गोगा जी की एक तरीके से अपन कहें तो क्या ये समाधि है। यहाँ दृढ़ शांत हुआ, यहाँ गोगा जी की क्या बनी हुई है, समाधि। ददरेवा में तो क्या था, जन्म स्थान, यहाँ पर उनकी क्या है, समाधि है। किसने बनवाया था ये मंदिर, फिरोज तुगलक। कैसा बनवाया था, मकबरे जैसा। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, मतलब शुभ, ऐसे 786 इस्लाम में से शुभ माने जाने वाले शब्द है ये। जैसे अपन श्री गणेश से लिखते हैं, मुस्लिम ऐसे लिखते हैं इनको। और इसको वर्तमान स्वरूप भाई पुराना था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह। गोगा जी के मंदिर में दो टाइप के पुजारी होते हैं, मुस्लिम पुजारी तो क्या कहलाता, और हिंदू पुजारी 11 महीने तो चायल और 1 महीने भादवे में बोपा पूजा करता है। मेला कब लगता है, भादवे की कृष्ण नवमी। भादवे की कृष्ण नवमी क्या है, गोगा नवमी है। और कौन सा डांस होता है इनके मेले में, सांकड़। यूपी से आने वाले भक्त क्या है, पुरोहिया। फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ, डेरू। और इनके जो गीत है वो क्या कहलाते हैं, छावड़ी। और गोगा राखड़ी क्या है, लो गांठ वाला एक धागा है जो खेती शुरू करने से पहले हल और आली के बांधते हैं। और गोगा जी का मंदिर कौन से पेड़ के नीचे होता है, और गोगा जी के जो सहयोगी है उनका नाम क्या था, बज्जू कोतवाल और जवार पांड्या है। और गोगा जी के कितने पुत्र थे, और कितने भतीजे थे। और गोगा जी की वीरता का वर्णन किसने किया था, बिट्ठू मेहा ने। कौन सी किताब में किया था, गोगाजीरा रसावड़ा। चलो अब देखो, बाबू जी की फड़ रह गई है, और कुछ टाबर पूछ रहे हैं फड़ क्या होती है। अभी दिखाई देते हैं तुम्हें, वैसे लाइव दिखा देंगे, बता देंगे। रे कुंदन, मेरे को पता है, मेरे को याद है, वो मिस हो गया, लिखवा देंगे वो। कपड़े पर देवी देवता, विशेष घटना, विशेष व्यक्ति का कपड़े पर चित्र बनाया जाता है। भाई कोई कपड़ा है, खादी रेजे का कपड़ा है, इस पर ये मान लो पाबू जी से जुड़े हुए पेंटिंग बना दी, अलग अलग चित्र बना दिए। लिखा हुआ कुछ ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जो बोपा होता है इन चित्रों को देखकर पूरी स्टोरी बता देता है। उस स्टोरी को बांचना या बताना क्या कहलाता है, फड़ वाचन। और फड़ वाचन का कार्य कौन करता है, बोपा। आगे अपन हैंडीक्राफ्ट हस्तकला पढ़ेंगे तो फड़ के बारे में बात करेंगे कि भीलवाड़ा के शाहपुरा में फड़ बनती है। कपड़े पर देवी देवताओं का, विशेष घटना का, विशेष व्यक्ति का जो चित्र होता है वही क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। तो बाबू जी की स्टोरी के चित्र है तो फड़ किसकी हो गई, बाबू जी की। गोगा जी की स्टोरी के चित्र है तो क्या हो गए, गोगा जी। अब वो जानकार होते हैं वही पढ़ सकते हैं, जैसे आजकल वो इमोजी नहीं आती क्या, तुम जैसे चैटिंग वेटिंग करते हो तो इमोजी रहता है, तो लिखा हुआ कुछ ही नहीं, अपन ने भेज दिया कोई इमोजी, कुछ भेजा, समझने वाले तो समझ जाते हैं उसके अंदर ही भाई क्या कहना चाह रहा है ना। तो वैसा ही अगला लोक देवता लगाओ अपने। केसरिया कुंवर जी, पढ़ दिखा दूं क्या तुम्हें। ये है भोपा। भोपा एक जाति होती है जो संगीतकार काम करते हैं। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तो रावण अत्ता, ये रावण अत्ता वाद्य यंत्र है। अब बोल क्या रहे हैं वो तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, ये अलग अलग चित्र है। ये जो बजा रहा है वो रावणता वाद्य यंत्र है। पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी ना,
ये तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो कि आपके पास है नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है भाई? हैं? जो हॉस्टल में रहते हो क्या? हाँ, तब तो कोई बात नहीं। तो मोबाइल से क्या ही करना है? पढ़ाई करनी है ना, मोबाइल से क्या करना है? पढ़ देखनी है, देख लेना, इतनी बहुत है। मोबाइल मिल जाएगा तो तुम ये फड़ नहीं देखोगे, कुछ और देखोगे फिर, इसलिए ठीक है इतना। मैं दिखा दूंगा फड़ तुम्हें। केसरिया कुंवर जी, ये जो गोगा जी है उनके 47 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। मोबाइल होता था आधे टाइम तो तुम इंस्टा पे लाइव रहते हो, हेलो गाइस करते हुए रहते हो, इसलिए सही बात है ना, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, चला ही चलाते ही नहीं हो। हाँ तो कुछ और चलाते होंगे, मोबाइल में तो कोई क्रोम चलाता होगा, कोई और चलाता होगा, वहां भी तो वो आईडी लॉगिन हो जाती है ना। तो हम तो इतनी चीजें जानते ही नहीं है, उससे मतलब ज्यादा टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उसका नॉलेज है आपको, बहुत सारी चीजें चलाते हो आप। गोगा जी के पुत्र, इनका जो मंदिर है एक तो ददरेवा में, एक है ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में। ये भी सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता है। इनका बोपा जहर चूस कर सर्पदंश का इलाज करता है। गांव में किसी को सांप काट लेता है ना, तो उसको मेड़ ही ले जाते हैं, गोगा जी के मंदिर में ले जाते हैं, वहां भोपा जी नगाड़ा बजाते हैं, फिर उसको घी पिलाते हैं, फिर जहां उसको सांप ने काटा है वहां से वो जहर चूस लेते हैं, आदमी ठीक हो जाता है बिल्कुल। तो सर्पदंश का इलाज करने वाले देवताओं में जनरली आप तेजा जी गोगा जी को ही पढ़ के तीसरी कर देते हो, आगे हरिराम बाबा है, ये अपने केसरिया कुंवर जी है, और भी कई जो है सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता है। तो सांपों का जहर उतारने वाले देवताओं में एक ये भी है। पहला मंदिर है ददरेवा चूरू के अंदर, दूसरा मंदिर है ब्रह्मसर, ब्रह्मसर नाम का गांव है हनुमानगढ़ जिले में। ब्रह्मसर तुम्हारा ननियाल है सावित्री, अच्छी बात है। तो एग्जाम में तो पढ़िया काम हो सी, खाली ब्रह्मसर ननियाल हो जाऊं की गुण हो। तो कितने देवता हो गए अपने? चार हो गए क्या? चार कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए इधर? हाँ, ये जो पेन उठा रही है ना, खड़ी हो, कौन कौन से देवता हो गए बता। तू भी पेन उठा रही थी क्या? हाँ तू ही, ये आगे वाली आगे वाली, कौन कौन से हो गए? तेजा जी हो गए, और एड़ा ही है तंगे तो बैठो। और पीछे जो अभी खड़ी हुई थी दोबारा, तारा कौन कौन से हो गया? हाँ, तो नाम ही याद नहीं है तो अभी कुछ और पूछेंगे तो कैसे चलेगा? कौन सा ग्रंथ लिख रही थी तुम? हाँ,
इतनी देर इतना तो मैंने लिखाया ही नहीं जितना तो लिखे जा रही थी। क्या लिख रही थी? हाँ, किसके पीछे का? तो मैं तो बाद में लिख लेती। अब यहाँ बाहर देखो, अभी जो काम करना था वो नहीं कर रहे, और कल का आज कर रहे हो, आज वाला कल करोगे, फिर ऐसे तो पीछे ही चलता रहेगा ना। अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देना है जब। हाँ, आगे से ध्यान रखेगी, बैठ जा। तो पीर तो हो गए अपने दो, एक तो पाबू जी और एक गोगा जी, और देवता हो गए अपने चार, एक तो पाबू जी, एक जरडा जी और गोगा जी और एक केसरिया कौर जी। हुआ है गे? तेजा जी हुआ है गे? तेजा जी नहीं हुए अभी। तो यही रहना है, क्लास के अंदर ही रहना है, फतेह सागर के आसपास विचरण नहीं करना है, तब तो ये कुछ काम आएगा। नहीं तो ये कॉपियां किताबें सब भरी पड़ी है। ये कोई ऐसा तो है नहीं हमें ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है, जो किताबों में है वही है। थोड़ा इजी करके हम बता देते हैं, बाकी याद आपको ही करना ही है। आप खुद करोगे ना तभी होगा। अरे धूल मेडी, धुर मेडी है वो, धड़ धड़ शांत हुआ, इसलिए धूल नहीं है वो, धर मेडी है। एक कुछ टाबर ये भी पूछ रहे हैं कोर्स कब होगा, तो येड़ो ही है कोर्स तो हो ही गया, क्या बाकी है? आप मान लो हुआ है, काम खत्म। बाकी आपके टॉपिक आपके सामने है, आपको बताए हुए हैं, और कौन से टॉपिक में कितना मैटर है वो भी अभी जैसे 2 दिन हुए चल रहा है, पता ही है। तो ऐसे तो है नहीं कि कल ही हो जाए खत्म, ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे खत्म ही है, बंद कर दो कॉपी, ये खत्म है कोर्स, क्या है। तो लगभग 100 से 120 घंटे का आपका आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस होता है। कितने घंटे का है? 100+। तो 100 के आसपास पहुंचे ना, तब थोड़ा सा अपन में सोच सकते हैं कब होगा। पहले दिन ही सिलेबस से पूरा हुआ जगह को तो येड़ो ही है भाई, आज ही शुरू किया और आज ही पूरा हो गया, तो टॉपिक के नाम लिख लो और खत्म है। और कुछ पढ़ना है तब तो टाइम लगेगा ही। तो तुम लोग क्या हो कि वो मैगी लवर हो, है ना? तो सारा काम तुम्हें कितनी देर में चाहिए? 2 मिनट में। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वैसे एक भी 2 मिनट में सब हो जाए। लेकिन 2 मिनट वाला काम सक्सेसफुल नहीं होता है। तो तुम मैगी खाते हो इसलिए तुम्हारी कैपेसिटी भी कितने मिनट की है? 2 मिनट की है। 2 मिनट से ज्यादा मामला कोर्स कब होगा? तो जो खींचड़ा है उसको बनने में टाइम लगता है, और वो हेल्दी होता है, फिर उससे पौष्टिक आहार पूरा मिलता है। तो मैगी वालों के लिए तो हर चीज में जल्दबाजी है। हम खींचड़े वाले लोग हैं, तो धीरे 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 सारे काम हो गए, एक दिन में हो नहीं सकता। सिलेबस आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। 100 से 120 घंटे का मामला है आपका, ठीक है? तो अगले लोक देवता लगाओ। पहले पाबू जी की फड़ लिखवा दो क्या? हाँ, तो वो अपने मिस हो गई। फड़ के बारे में लिख लो, ऊपर जगह मिले तो ऊपर लिख लो, नहीं तो साइड में कहीं। अब ये कॉपी है, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो प्लेन कॉपी होती है ना, वो होनी चाहिए बिना लाइनों वाली। तो उसमें क्या है कि जगह ऐसे खूब मिल जाती है। सादी कॉपी में साइड में जगह रह जाती है। अब तुम इसमें एकदम लिख देते हो, पूरी लाइनें भर देते हो, एक आधी लाइन। आधे लोग तो यूं ऊपर और लिख देते हैं, जगह छोड़ते ही नहीं है। अक्सर दम घुट के मर जाते हैं तुम्हारे, तो थोड़ी बहुत जगह छोड़ा करो। ये जगह इसीलिए रखी जाती है कॉपी में कि कोई चीज लिखनी हो तो अपन लिख सके। अब सादी कॉपी में
थोड़ा बहुत यूं रहता है कि लिखना यहाँ से शुरू करते हैं नीचे चला जाता है, उसके चक्कर में नहीं होता है। और ऐसे लालच मत किया करो, एक आधा पेज बचा करके कोई करोड़पति नहीं बनोगे। पूरी जिंदगी बचाओगे ना एक एक लाइन, तो भी 1000 रुपए 2000 रुपए से फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आधी लाइन यूं छोड़ दिया करो, कोई चीज कभी लिखनी हो तो काम आए। तो पाबू जी की फड़ के बारे में लिख लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट बार में ही लग जाते हैं। अपने यहीं का एक बच्ची है, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, 12th पास ही करी थी उसने, नाम याद नहीं आ रहा, उदयपुर की है। यूट्यूब पर आप देखोगे तो वीडियो मिलेगा। तो वो उसका लक ये था कि उसने एग्जाम दिया 12th का और वो 18 साल की हो गई, मतलब अप्लाई करने के लिए हो गई। बाकी इंटेलिजेंट तो थी, 18 साल की होते ही ये 24 वाली भर्ती दी, नौकरी लग गई। पहली बार तैयारी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 साल पढ़ने से लगता है, पहली बार वाला नहीं लग सकता। पहली बार वाले लग जाते हैं, 4 साल वाले ही बैठे रह जाते हैं। जो तरीके से काम करते हैं वो तो लग जाते हैं, बाकी जो अपना ज्ञान एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं, वो मैंने कल कहा था ना कि गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर की योग्यता पर क्या नहीं करना है, शक नहीं करना है। अब तुम्हारे दिया हुआ सिलेबस में सामान्य ज्ञान है, तुम वहां विशिष्ट ज्ञान ढूंढते हो, तो नौकरी लगने के लिए तो कौन सा ज्ञान पढ़ना है, सामान्य। विशिष्ट ज्ञानी बनने लग जाओगे तो फिर वो विशिष्ट ज्ञान ही मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। विशिष्ट ज्ञानी बनना है तो एग्जाम के बाद, नौकरी लगने के बाद कई चीजें मिलेगी तुम्हें ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बन सकते हैं पहली बार में, लगते हैं खूब लगता है, कोई 6-6 साल में ही नहीं लग पाता है। अनुशासन और रेगुलरिटी, ये दो चीजें जो फॉलो करते हैं वो हर एग्जाम पास कर लेते हैं। रेगुलरिटी होनी चाहिए। पहले दिन तो जोश जोश में 8 घंटे पढ़े, फिर अगले 3 दिन का पता ही नहीं है। आज ये पढ़ रहे हैं, 2 लाइन इसकी पढ़ी, 2 उसकी पढ़ी, तो आज 2 ये अक्षर पढ़ोगे तो ना तो एक किताब पूरी हो पाएगी, ना एक सब्जेक्ट पूरा हो पाएगा। तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है। तरीके से काम करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। इंसान ही लगते हैं, अलग ग्रह के प्राणी नहीं होते हैं। जो पाबूजी से रिलेटेड अपना मिस हो गया था, पाबूजी की फड़ अभी तुम्हें दिखाई थी, वो पाबूजी की फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है, इसका वाचन भील या नायक भोपे करते हैं। रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। तो गोगा जी की पढ़ में तो क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं, डेरू। और पाबू जी की पढ़ में क्या बजाते हैं, रावण हत्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ है और सबसे राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ है। किसी भी योद्धा के वीर गाथा के जो गीत होते हैं उनको कहते हैं पवाड़ा। अब बाबू जी की वीर गाथा के गीत क्या कहलाएंगे, पवाड़े। वो गीत, जैसे गोगा जी के गीत क्या है, छावड़ी है। बाबू जी के वीर गाथा के गीत है पवाड़े। जब पवाड़े गाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं माठ। मटका होता है, मटके के ढक्कन पर चमड़ा मटकर उसको जब बजाया जाता है उसको कहते हैं माठा। तो माठा बजाकर तो गाते हैं पवाड़े। और
रावण अत्ता बजाकर बांसते हैं फड़। अब सबसे कम इसमें चित्र है तो बांचने में टाइम भी लगेगा कम। जिस आपके सब्जेक्ट में कम टॉपिक है उसका रिवाइज करने में भी समय लगेगा कम। जिसमें ज्यादा टॉपिक है उसमें रिवीजन पढ़ने में भी समय लगेगा ज्यादा। तो सबसे कम समय में बांची जाने वाली जो फड़ है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटी फड़ है वो किसकी है? पाबूजी की फड़ है। और मैक्सिमम चित्र वाली जो फड़ है वो है देवनारायण जी की। तो बांचने में ज्यादा टाइम भी कौन सी फड़ में लगेगा? देवनारायण जी। तो सबसे लंबी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी। आगे जब देवनारायण जी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये थे भाई अपने पाबूजी, गोगा जी। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो पाबूजी को और गोगा जी को लेकर सारी बातें क्लियर है क्या? मामला सेट है? ऑनलाइन वालों सारी बातें क्लियर है? मामला सेट है तो फटाफट से थम्स अप करो भाई। बाकी बातें